मैं अहमद पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई, जिसका नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। और इसमें हमने बहुत सारा टॉपिक क्या कर चुके हैं, इससे पहले वाले जो क्लास है उसमें क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो है पी ब्लॉक के 16वें समूह के जो तत्व हैं उसके बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। और ये दिया है आपका 16वें समूह के तत्व, जिसको हम लोग ऑक्सीजन परिवार के भी नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत आने वाला जो पहला तत्व होता है वो हमारा ऑक्सीजन होता है, और इसके अंतर्गत हमारा होता है सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम। तो ये हमारा क्या होता है, कुछ तत्व होता है। उससे टेलीफोन बोल सकते हैं, उस से टेलीफोन। तो इसमें हमारे टोटल कितने तत्व रखे गए हैं भाई, हमारा 5 तत्व रखे गए हैं। ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम, है ना, पोलोनियम बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं भाई, सल्फ़र। इसको क्या बोलते हैं, सेलेनियम, सेलेनियम कहा जाता है। और इसको बोलते हैं हम लोग टेलुरियम, इसको बोलते हैं टेल्यूरियम, टेल्यूरियम। और इसको कहा जाता है आपका पोलोनियम, पोलोनियम। तो हमारे जो 16वें समूह हैं, इस 16वें समूह के अंतर्गत आपका ये 5 तत्व रखा गया है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन पहला है, दूसरा सल्फ़र है, एसी को सेलेनियम बोलते हैं, टीयू के टेलुरियम और टेलुरियम, और ये लास्ट होता है पोलेनियम। तो ये हमारे 16वें समूह के क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं। और चूँकि इस तत्व या इस समूह में पहला तत्व क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, इस वजह से इसको जो है ऑक्सीजन परिवार के भी नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया पहला इसके बारे में कि हाँ भाई, इसके अंतर्गत 5 तत्व रखे गए हैं, और पांचों तत्व का संकेत ये इस प्रकार से है। ऑक्सीजन का O होता है, सल्फ़र का 1 होता है, S होता है, सेलेनियम का Fe होता है, टेलुरियम का Te होता है, और पोलेनियम का क्या होता है, आपका PO होता है। तो और पहला तत्व ऑक्सीजन होने की वजह से इसे ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इस समूह को और भी नाम से जाना जाता है, और वो कौन सा है हमारा, इसको 16वें समूह को, है ना, कौन से समूह को, 16वें समूह को कैल्कोजन, कैल्कोजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको भाई, कैल्कोजन कहते हैं। और कैल्कोजन का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ आपका क्या होता है, आपका अयस्क बनाने वाला होता है। क्या होता है हमारा, अयस्क बनाने वाला। ये हमारा ग्रीक भाषा होता है, जिसमें अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है। तो वैसे ही उस ग्रीक भाषा में बोल सकते हैं कि 16वें जो समूह होता है उसको जो है कैल्कोजन कहा जाता है। और कैल्कोजन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, हमारा अयस्क बनाने वाला होता है। बहुत सारा अयस्क आपको जैसे देखने को मिलता है हमारा, जैसे Cu2O, है ना, कापर के ऑक्साइड एक अयस्क होता है, या Cu, है ना, आपका FeS2, ये हमारे अयस्क होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अयस्क कहते हैं। और कैल्कोजन का अर्थ क्या होता है, आपका अयस्क बनाने वाला होता है। तो इस तरीक़ा से हम 16वें समूह के जो तत्व है उसका परिचय कर सकते हैं भाई, कि 16वें समूह के अंतर्गत 5 तत्व रखा गया है, जिसमें पहला तत्व ऑक्सीजन है, इस वजह से इसको ऑक्सीजन परिवार के नाम से जाना जाता है। ऑक्सीजन के बाद सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद सेलेनियम है, सेलेनियम के बाद टेलुरियम है, और टेलुरियम के बाद पोलेनियम है। ये वाला जो वर्ग है उसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कैल्कोजन के भी नाम से जाना जाता है। और कैल्कोजन का जो अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, आपका अयस्क बनाने वाला होता है। तो इस तरीक़ा से 16वें समूह के जो तत्व है उनका क्या किया जा सकता है, परिचय दिया जा सकता है, उसके बारे में जानकारी लिया जा सकता है। तो ये तो हो गया इसका सामान्य जानकारी। अब थोड़ा सा हम आगे जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। चूँकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अगर हम 16वें समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो 16वें समूह के तो तत्व होता है उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है भाई, यहाँ पर आपका NH2 और Np क्या होता है, आपका ये 4 होता है, जो कि आपका अंतिम कक्षक के जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये अंतिम कक्षक को हम लोग बता रहे हैं भाई, अभी जो लिखे हैं हम लोग उसका मतलब क्या होता है, हमारा अंतिम कक्षक को शो कर रहा है। अंतिम ये जो हमारा कक्षक होता है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखे हैं, जहाँ पर n बराबर होता है नंबर, ये नंबर आपका चेंज होते रहता है भाई। n बराबर क्या होता है हमारा,
ये नंबर होता है, नंबर आपका चेंज कर सकते हैं और लगभग इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट में इतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके भरे जाते हैं, खाली नंबर क्या हो जाते हैं आपका चेंज हो जाते हैं। शुरू में 2 रहेगा 2s 2p, बाद वाला में 3s 3p, लेकिन लास्ट में इतना ही होता है। जिनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन जो होने की वजह से इनकी संयोजकता की अगर हम बात करें तो 2 संयोजकता क्या करता है सो करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है भाई यहाँ पर, ये लास्ट तक ऑक्सीकरण अवस्था है NH2 और Np क्या होता है 4 होता है, जिसमें N का मतलब क्या होता है आपका नंबर होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया जा सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रियल में क्या होता है, तो इसमें 2 कक्षक है लास्ट में, जैसा हमारा NS कक्षक है और ये हमारा क्या होता है हमारा NP कक्षक होता है, जिसमें आपको 4 इलेक्ट्रॉन देखने को क्या हो रहा है आपका मिल रहा है। तो कोई भी जो कक्षक होता है उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है जो वितरण होता है वही आपका क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे इसमें NS कक्षक है और NP कक्षक है, तो इन NS कक्षक और NP कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का जो क्या होता है जो वितरण होता है वही आपका क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जाना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बहुत सारा रूल है, जैसे एक हमारा अबाउ रूल है। कौन सा रूल है भाई हमारा अबाउ रूल है, जिसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होता है। जैसे हमारा क्या होता है 1s होता है, फिर हमारा 2s, ये हमारा क्या होता है 2p होता है। इधर की बात करें 3s, तो यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ जाता है तो थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं। और फिर एक जैसे ये हो गया 1s, ये हो गया आपका 2s, ये हो गया आपका 2p, ये होता है 3s, ये होता है आपका 3p, ये होता है हमारा 3d, ये होता है आपका 4s, इसके बाद क्या होता है भाई हमारा 4p होता है, इसके बाद क्या होता है 4d होता है, उसके बाद क्या होता है आपका 4f होता है। ये सब हमारे क्या होते हैं उपकक्षक होते हैं भाई, ठीक है। इसी प्रकार क्या होता है 5s होता है, इसी प्रकार 5p होता है आपका, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर 5p होता है, 5d होता है और 5 क्या होता है आपका f होता है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 6s होता है, 6p होता है और ये 6d होता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई हमारा 6d को क्या करता है शो करता है। लास्ट होता है 7s और एक क्या होता है आपका 7p को शो करता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है भाई हमारा, ये इस प्रकार से पहले हम लोग किस में भरते हैं s कक्षक में भरते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरते हैं हम लोग 2s में भरते हैं, 2s के बाद हम किस में भरते हैं 2p में भरते हैं। तो ये आपका तीर जो है मैं उल्टा कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है ये इस प्रकार से आपका क्या होते जाता है आपका इलेक्ट्रॉन भरते जाता है। यहाँ पर भी हम देखें तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। ये हो गया और ये आपका होता है यहाँ पर, और ये जो होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा जाता है, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक। यहाँ पर हम भर सकते हैं। ये तीर कैसा होता है हमारा, तो तीर आपका ऐसा करके, ये आपका ऐसा करके, ये आपका ऐसा क्या होता है हमारा जुड़ा रहता है इस प्रकार से, ठीक है भाई। ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से जाता है, तो ये इसका घूम रहा है, मतलब यूँ यूँ ऐसे। पहले किस में जाएंगे हम 1s में, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d। तो इस प्रकार से घूमते रहता है और इसके आधार पर ही विभिन्न तत्वों का क्या किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारा ये देखो यहाँ से ऐसा करके घूम के यहाँ पर जाएगा, फिर ये घूम करके यहाँ जाएगा इस प्रकार से। तो जैसे हम क्या करते हैं ऑक्सीजन का जैसे लिखते हैं, तो ये ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ये लिखा जाता है 2 आवर्त आसानी के आधार पर, और ये 6, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। और एक इलेक्ट्रॉनिक इसके आधार पर लिखा जाता है जो रखा गया है। जैसे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना में जाता है एस में जाता है, तो ये 1s हो गया। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि एस में कितना कक्षक होता है, 1 कक्षक होता है हमारा। उसी प्रकार अगर पी में बात करें तो पी में 3 कक्षक होता है, डी में आपकी बात करें तो डी में 5 कक्षक होता है और एफ में 7 कक्षक होता है। तो 1s हो गया। फिर किसके पास चलते हैं 2s, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर चलते हैं 2p के पास, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है। तो पहले कितना भरे 2, फिर कितना भरे 2 और उसके बाद कितना भरे 4। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र जो होता है, अगर हम सल्फ़र की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 16 होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं। तो पहला तो यही स्टार्टिंग करेंगे 1s2, उसके बाद 2s2, 2p कितना होता है 6, क्योंकि p में हमारा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होता है।
फिर कितना हो जाता है 3s2 और ये हो जाता है आपका 3p4। तो ये आपका सल्फ़र का क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो वैसे ही बाकी तत्व का आपका सेलोरियम का, टेलुरियम का और पोलेनियम का भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। किसके आधार पर, ये जो हमारा अबाउ नियम होता है, अबाउ रूल होता है, उसके आधार पर। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए अब हम थोड़ा सा चलते हैं, प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। प्राप्ति स्थान की बात करें तो हमारे जो ये 16वें समूह के तत्व हैं, जिसमें आपका ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलोरियम, टेलुरियम है ना, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम है, इसकी अगर हम बात करें तो ये किस किस अवस्था में पाया जाता है, उसको हमको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं। पहले किसके पास चलते हैं भाई, ऑक्सीजन के पास। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है मुक्त अवस्था में देखें अगर, है ना, तो ये वायुमंडल में बात करें ऑक्सीजन का, तो वायुमंडल में कितना होता है आपको पता है भाई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में ये 46% क्या होता है आपका, लगभग आपको 46% क्या होता है आपको देखने को मिलता है ना। आप पढ़ते हैं ना भाई, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो 46%। यहाँ पर बोल सकते हैं वैसे 21% पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं तो ये 46% आपका क्या होता है वायुमंडल में या भूपर्पट्टी में आपको क्या होता है देखने को मिलता है। तो इसको वायुमंडल ना के लिख के क्या कर देते हैं हम लोग, भूपर्पट्टी पर बोल सकते हैं ना। तो भूपर्पट्टी जो होता है, भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी पर ऑक्सीजन आपका 46% क्या होता है आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। वायुमंडल में अगर देखें तो 21% आपका ऑक्सीजन क्या होता है आपका पाया जाता है। तो वायुमंडल में भी आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये वायुमंडल होता है और वायुमंडल में इसका परसेंट कितना होता है आपका 21% होता है। तो ये तो हमारा ऑक्सीजन के मुक्त अवस्था में बोल सकते हैं इतना पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बहुत सारे ऑक्साइड हैं, उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, कार्बन ट्राईऑक्साइड में ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन है, जितना सल्फेट होता है उसमें ऑक्सीजन है, जितना हमारा नाइट्रेट होता है उसमें ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन है। तो देखें तो ऑक्सीजन जो है लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक अवस्था में भी क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया ऑक्सीजन की प्राप्ति स्थान। और जानते हैं ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ये हमारे लिए क्या होता है, जीवनदायिनी होता है। जीवनदायिनी मतलब क्या होता है, इसी को लेकर के हम क्या करते हैं, अपना ज़िंदगी बजाय रखते हैं भाई, है ना। और कभी कभी भुला जाते हैं शायद, इसलिए हमारा डेट हो जाता है बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के बारे में फ़िलहाल इतना ही और ज़्यादा नहीं। तो ये हमारा ऑक्सीजन वाला क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। अब हम किसके पास चलते हैं, थोड़ा सा सल्फ़र के पास चलते हैं। सल्फ़र क्या कहता है उसको देखते हैं। तो हम लोग चल देते हैं किसके पास भाई, सल्फ़र के पास। सल्फ़र की बात करें तो संकेत तो एस होता है, आपको पता है। और ये प्रकृति में देखें तो दो अवस्था में पाया जाता है। एक होता है मुक्त अवस्था जो बहुत कम होता है आपका। मुक्त अवस्था में अगर हम बात करें तो सल्फ़र मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। 0 कितना होता है हमारा, 0% आपको देखने को मिलता है। 0.3% आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत कम परसेंट मुक्त अवस्था में क्या होता है आपका पाया जाता है। क्योंकि इसकी क्रियाशीलता थोड़ा सा ज़्यादा है और ज़्यादा होने की वजह से ये मुक्त अवस्था में कम रूप में पाया जाता है। लेकिन अगर हम संयुक्त अवस्था की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, संयुक्त अवस्था की अगर बात करें तो संयुक्त अवस्था में ये काफ़ी जो है ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अलग अलग रूप में क्या होता है आपको पाया जाता है। जैसे इसमें हम लोग देखें तो ये सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। सल्फाइड जो होता है इसके रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में। अब सल्फाइड के रूप में किस में पाया जाता है भाई, तो सल्फाइड में अगर हम बात करें तो सल्फाइड में जैसे आप क्या लिख सकते हैं, हमारा जैसे PbS होता है, PbS लेड सल्फाइड बोलते हैं। सामान्य भाषा में इसको गैलेना के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार क्या होता है हमारा ZnS होता है, जिंक ब्लेड बोलते हैं सामान्य भाषा में। जिंक क्या बोलते हैं इसको, ब्लेड कहा जाता है, जिंक ब्लेडी भी कहा जाता है। इस रूप में क्या होता है हमारा पाया जाता है। एक होता है CuFeS2, कापर के पैराइड होता है भाई हमारा, कापर पैराइटीज बोलते हैं, पैराइटीज, कापर पैराइड भी बोलते हैं, कापर पैराइटीज भी कहते हैं। इस रूप में क्या होता है हमारा सल्फ़र पाया जाता है। उसके अलावा हमारा क्या होता है, एक आयरन पैराइड होता है। आयरन पैराइड का फार्मूला क्या होता है, FeS2 होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन के पैराइड बोलते हैं, आयरन पैराइड कहा जाता है। और ये जो आयरन पैराइड होता है इस रूप में भी क्या होता है हमारा सल्फ़र क्या होता है पाया जाता है। तो ये तो हो गया सल्फाइड के रूप में क्या होता है, ये आपको देखने को मिलता है। ये सल्फ़ेट के रूप में भी कुछ आपको क्या होता है देखने को मिलता है भाई। सल्फ़ेट की अगर हम बात करें, सल्फ़ेट के रूप में देखें, अगर सल्फ़ेट के रूप में देखें तो सल्फ़ेट के रूप में ये आपका किसका होता है हमारा, ये हो जाता है आपका
कैल्शियम सल्फेट होता है जिसमें पानी का 2 अणु होता है, तो इसको हम जिप्सम के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, जिप्सम कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं सल्फ़र के जो उपस्थिति है वो हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो मुक्त अवस्था में बहुत कम होता है, संयुक्त अवस्था में सल्फाइड के रूप में, सल्फेट के रूप में क्या होता है पाया जाता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन के तौर पर आपका सल्फाइड में गैलेना का सूत्र क्या है 1 नंबर में पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए PbS को गैलेना बोलते हैं। जिंक ब्लेडी का सूत्र क्या होता है, जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है, तो ZnS ऐसा पता होना चाहिए। कॉपर पैराइटिज का सूत्र तो CuFeS2 होना चाहिए, होता है ऐसा पता होना चाहिए। और आयरन पैराइड का सूत्र FeS2 हो, ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा सल्फ़र का और ऑक्सीजन का प्राप्ति स्थान। अगर हम क्या करते हैं आगे अगर बात करते हैं सेलूरियम और हम बात कर देते हैं थोड़ा सा टेलूरियम, तो इन दोनों की अगर हम क्या करते हैं बात करते हैं तो उस स्थिति में आपका क्या होता है भाई, तो उस स्थिति में आपका हो जाता है इन दोनों की अगर बात करें सेलूरियम और टेलूरियम, तो ये क्या होते हैं दुर्बल तत्व होते हैं। दुर्लभ, दुर्बल नहीं बोलें, दुर्बल मतलब कमज़ोर हो जाता है, दुर्लभ तत्व बोलेंगे ना भाई। तो ये क्या हो जाता है हमारा दुर्लभ हमारे तत्व होते हैं, और दुर्लभ तत्व होने की वजह से ये अगर हम प्रकृति में देखें तो 10⁻⁸% क्या होते हैं दोनों क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। कौन कौन भाई हमारा सेलूरियम और टेलूरियम। और अगर हम लास्ट पोलोनियम की बात करें तो पोलोनियम जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में क्या होते हैं आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीक़ा से हम प्राप्ति स्थान को क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 16वें समूह के तत्वों के प्राप्ति स्थान। जनरली 2 को ज़्यादा पूछा जाता है, ऑक्सीजन से रिलेटेड और सल्फ़र से रिलेटेड, बाकी उतना खास नहीं पूछते हैं। तो ये हो गया आपका प्राप्ति स्थान। अब हम क्या करते हैं आगे की ओर चलते हैं, और आगे आपका दिया है ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था में भी धनात्मक ऋणात्मक होता है, बट हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर डील करेंगे। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है, जैसे हम अभी आपको बता रहे थे कि जो 16वें समूह जो होता है इसके अंदर कौन कौन से तत्व आता है भाई, ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम आता है। ठीक है, ये सब हमारे 16वें समूह के क्या है हमारे तत्व हैं। पाँचों के पाँचों हमारा क्या है 16वें समूह के क्या है हमारे तत्व हैं, जिसमें आपका सल्फ़र, ऑक्सीजन है ना, और सेलेनियम, टेलूरियम आता है। इसमें अगर हम देखें तो सबके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, अगर इसी को हम लोग तोड़ दें तो ये कितना हो जाता है 2, 8 और कितना होता है हमारा 6 होता है। ठीक है, ये सामान्य इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सभी का देख लो उतना ही आता है, अंतिम में 6 ही आता है आपका। तो यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन का 8 भी करते हैं तो 2 और कितना होता है हमारा 6 आता है। 16 की बात करें तो 2, 8 और कितना आता है हमारा 6 आता है। तो लगभग सब में क्या होता है आपका इतना ही आपको अंतिम में 6 देखने को मिलता है। तो जिसको ओवरऑल हम 16 से क्या करते हैं तोड़ते हैं तो 2, 8 और कितना होता है 6। क्योंकि अंतिम कक्षक में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजकता आपका कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। बट यहाँ पर संयोजकता कितना होता है आपका इसका 2 होता है। संयोजकता कितना होता है आपका 2 होता है। संयोजकता 2 क्यों होता है भाई, क्यों, क्योंकि इसको अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है आवश्यकता है, जो किसी अन्य से क्या करता है आपका वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस कारण से इसकी संयोजकता क्या होता है आपका 2 होता है। और अगर हम ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो चूंकि हमारा ये अपना अष्टक को पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका ले रहा है, तो जनरली सब के सब हमारे जो होते हैं वो -2 क्या करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जितने भी हमारे 16वें समूह के जो क्या है हमारे जो तत्व हैं उसकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था जनरली कितना होता है हमारा, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है भाई आपका -2 होता है। कितना होता है हमारा -2 होता है। आप क्वेश्चन करेगा कोई कि -2 क्यों होता है भाई, तो आप बताना कि 16वें समूह जो होता है उस 16वें समूह के अंतिम कक्षक में अगर हम देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, टोटल हमारा 6 इलेक्ट्रॉन होता है। और 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसको अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, जो किसी दूसरे से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है। तो इस कारण से 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उसका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है आपका -2 होता है। मतलब लगभग सबके सब क्या करते हैं हमारा -2 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाते हैं। लेकिन -2 के अलावा ये और भी क्या कर सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। मतलब -2 तो क्या होता है आपका होता ही है, लेकिन -2 के अलावा और भी क्या कर सकते हैं ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो -2 के अलावा 16वें समूह के तत्व 16वें समूह के तत्व समूह
के तत्व, है ना, अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, अन्य ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, अवस्था, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, भी दर्शाते हैं, भी दर्शाते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो 16वें समूह के तत्व होता है जनरली सबका क्या होता है आपका -2 ऑक्सीकरण अवस्था होता है, बट -2 के अलावा ये लोग और भी ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, दर्शाते हैं, अर्थात परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो कैसे दर्शाते हैं उसको हमको देखना है। जैसे हम लोग पहले किस में देखते हैं, ऑक्सीजन में परिवर्ती ऑक्सीकरण। तो ये जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, O से यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इसका जनरली कितना होता है हमारा, जनरल में देखेंगे तो ये कितना दिखाता है हमारा, -2 चार्ज दिखाता है। ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिखाता है हमारा, -2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। लेकिन इसके अलावा -2 के अलावा ऑक्सीजन और भी क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो किस में करता है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो OF2 होता है, OF2 को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। ऑक्सीजन क्या बोलते हैं भाई इसको, फ्लोराइड, है ना, ऑक्सीजन फ्लोराइड कहा जाता है। तो इस ऑक्सीजन फ्लोराइड में हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है हमारा, 2 फ्लोरीन के साथ क्या होता है आपका जुड़ा रहता है। और आप जानते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में विद्युत ऋणता जो होता है, अर्थात साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता किसमें ज़्यादा होता है हमारा, फ्लोरीन में। आपको पता है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का उसके बाद में, फिर हमारा नाइट्रोजन का, फिर इधर आपका हेलोजन को आपको क्या होता है देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसका होता है भाई, फ्लोरीन का, फिर किसका होता है हमारा, ऑक्सीजन का। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इस कारण से, और ऑक्सीजन सेकेंड नंबर में होता है ना, इस कारण से साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म कौन खींच लेता है यहाँ पर खींच लेता है आपका फ्लोरीन। तो इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो ये -1 हो गया, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसका -1 हो गया। तो ऑक्सीजन कितना दे रहा है यहाँ पर भाई, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी दूसरे को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन FO2 में कितना दिखाता है आपका, -2 के जगह +2 दिखाता है। तो आप देख रहे हो इसका जो है -2 है, बट OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो गया हमारा, +2 को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब -2 के अलावा ये +2 भी क्या करता है आपका दर्शाता है। दूसरा अगर हम बात करें H2O2 का, H2O2 को क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोजन पराऑक्साइड, हाइड्रोजन, है ना, पराऑक्साइड कहा जाता है, पराऑक्साइड कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन पराऑक्साइड होता है इसका संरचना बनाओ तो ये HO और क्या होता है हमारा H होता है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से क्या करता है हमारा, ग्रहण कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये -1 चार्ज को शो करता है। मतलब यहाँ पर H2O2 में हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो -1 चार्ज को क्या करता है, दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से ऑक्सीजन जो होता है वो -2 भी दिखाता है, ये हमारा +2 भी दिखाता है, ये -1 भी दिखाता है। तो ये परिवर्ती संयोजकता को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार अगर हम अन्य तत्वों की बात करें, मतलब हम सल्फर से लेकर के पोलेनियम तक की बात करें, तो ये लोग भी क्या करते हैं, -2 है, इसके अलावा ये +2, उसके अलावा +4 और उसके अलावा +6 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और वो उसका रीज़न ये होता है कि सबके पास क्या होता है आपका रिक्त जो है डी कक्षक क्या होता है, पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है भाई, हमारा रिक्त डी कक्षक होता है। तो हमारे जो सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम होता है, ये -2 तो दिखाता है, लेकिन -2 के अलावा इसकी अगर देखें तो ये आपका +2, +4, +6 भी क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और इतने सारा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के पीछे कारण ये है कि इन सब के पास, खास करके हमारा जो सेलेनियम, सल्फ़र, सेलेनियम और टेलुरियम की बात करें, इनके पास क्या पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक पाया जाता है। और इनके वजह से भी, इनके कारण ही, डी कक्षक के कारण ही +2, +4, +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जो आगे हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं भाई। चलिए, तो ये तो हम लोग कर दिए, है ना। इसी के अंतर्गत देखते हैं, जैसे हम सल्फ़र को ही ले लेते हैं, तो सल्फ़र का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p कितना होता है, 6। ये हो जाता है 3s2 और ये हो जाता है 3p4।
तो हम लोग जो भी संकरण लेते हैं तो उसमें लास्ट वाला को लेते हैं भाई, और लास्ट वाला कौन सा है हमारा, ये वाला होता है। तो ये वाला को लेते हैं, तो इसके सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं। सामान्य अवस्था में कैसा दिखता है हमारा, तो सामान्य अवस्था लिखते हैं। लास्ट में क्या है भाई, देखो हमारा ये है 3s और इसके अंतर्गत क्या दिया है हमारा 3p दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 3p। अब देखो 3s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई हमारा, तो ये हमारा 3 इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखो इसमें जो जगह खाली है, कितना जगह खाली है, 2 जगह खाली है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला। इस वजह से ये यहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और 2 लेकर के -1 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करता है। तो इस स्थिति में भी कितना दिखा रहा है, +2। अब क्या होता है हमारा प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था की बात करें तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होगा भाई हमारा, तो प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका उत्तेजित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है 3 का हमारा एक और कक्षक होता है, 3D बोलते हैं जिसको, उसी के अंतर्गत आता है। तो पहले में देखो 2 ही दिख रहा है। अब दूसरा प्रथम उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्तेजित होकर के कहाँ चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है। तो उस स्थिति में 3 जगह क्या हो जाता है आपका खाली हो जाता है। तो ये कैसा दिखेगा हमारा, ये हो जाता है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 3p की बात करें 1 2 3, ये हो जाता है 3p। तो 1 2 है ना, और ये 3, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया 3D में चला गया, क्योंकि 3D भी हमारा 3 कक्षक के अंतर्गत आता है भाई। तो उस स्थिति में क्या होता है, देखो जगह कितना खाली हो गया 4, 1 2 3 4, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इसलिए यहाँ पर 4 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पहले कितना दिखा रहा था हमारा 2 ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन फ्री था जो किसी को क्या कर सकता था, सल्फर दे सकता था या सेलोनियम दे सकता था, ठीक है। ये 4 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। अब यहाँ पर द्वितीय उत्तेजित अवस्था लिख देता हूँ। द्वितीय हमारा क्या होता है, उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में क्या होगा हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पर चला जाता है। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था में अगर हम देखें, कौन सा अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 3s हो गया, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और यहाँ पर कितना है हमारा 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाता है 3p, और ये हो जाता है आपका 3d, 1 2 3 4 5। तो ये क्या हो गया हमारा 3d हो गया। अब 3D में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं कितना इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया भाई, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए 6 ऑक्सीकरण अवस्था को भी दर्शाता है। तो सल्फर ही नहीं, बाकी सेलेनियम का, टेल्यूरियम का भी यही कहानी होता है। खाली चेंज कौन होता है हमारा, ये नंबर चेंज होता है। बाकी सब भी ऐसे ही उत्तेजित अवस्था में हो करके आपका +2 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। और सबका एक तो चार्ज कौन सा है, -2 तो कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा इतने सारे क्या करता है, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। बाकी ये जो ऑक्सीकरण अवस्था हम जो पढ़ रहे हैं अभी, ये जो हम जितना भी ऑक्सीकरण अवस्था देखे हैं +2 +4 +6, ये तब की स्थिति में होता है जब सल्फ़र, सेलोनियम और टेल्यूरियम ऐसे तत्व के साथ जुड़ता है जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है। जैसे ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब जा कर के +4 दिखाएगा, या हमारे ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तब जाके +4 दिखाएगा, या ये +4 तब दिखाया जाएगा जब उससे जुड़ने वाला जो तत्व है उससे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होगा। मतलब जब हमारा क्या होगा, सल्फर किसी दूसरे के साथ क्रिया करेगा तो देखेगा कि सामने वाला तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम है या ज़्यादा है। मान लो सामने वाला तत्व जो सल्फर से क्या कर रहा है, आपका जुड़ रहा है, उसकी विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है तब जा करके ये इन ऑक्सीकरण अवस्था को शो करेगा। और मान लो जुड़ने वाला जो तत्व है वो सल्फर के, सेलोरियम के या टेल्यूरियम के ऑक्सीकरण अवस्था से अगर कम है तो उस स्थिति में वो कितना दिखाएगा, हमारा -2 चार्ज को दर्शाएगा। मान लो सल्फर, हम लोग सल्फ़र जो होता है, जैसे H2S की बात करें तो H2S की बात करें तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, ये -2 दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो सल्फ़र से क्या होता है, कम विद्युत ऋणात्मकता होता है। यहाँ पर कितना दिखाएगा, -2। लेकिन इसी को अगर हम क्या करें, उल्टा कर दें, ये हमारा क्या हो गया SO2, तो बेचारा यहाँ पर कितना हो जाएगा +4, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता बढ़ जाता है। तो जो भी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित जो होता है ना, वो सामने वाले तत्वों की बिहेव की वजह से होता है। सामने वाला तत्व की विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा है तो हमारा ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण अवस्था चेंज हो जाएगा। और मान लो सामने वाले तत्व की विद्युत ऋणता हमसे कम है तो हमारा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, स्थिर रहेगा। तो जो भी ऑक्सीकरण अवस्था चेंज होता है वो सामने वाले तत्वों की विद्युत ऋणता पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस तरीका से ऑक्सीकरण अवस्था को क्या किया जा सकता है भाई, दर्शाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका पी ब्लॉक के तत्वों के जो 16वें समूह हैं उनका सामान्य परिचय, प्राप्ति स्थान, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, साथ में ऑक्सीकरण अवस्था। तो इस तरीक़ा से हम सबको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम थोड़ा सा 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उस तत्व में कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से गुण हैं, उसके पास चलते हैं। तो आगे आपका दिया है गुणों में सामान्य प्रवृत्ति। वैसे केमिस्ट्री में जो भी गुण होता है जनरली उसको हम दो भाग में बांट के क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पहला कौन सा गुण होता है भाई, हमारा भौतिक गुण होता है, और दूसरा कौन सा गुण होता है, हमारा रासायनिक गुण होता है। ठीक है, और तीसरा गुण तो नहीं होता है, फिलहाल हम दो ही गुण करते हैं। तो पहला गुण हम लोग देखेंगे भौतिक और दूसरा गुण देखेंगे रासायनिक। ये लड़ाई झगड़ा वाला है रासायनिक, इसमें क्योंकि क्रिया करता है, ए और बी क्रिया किया और क्रिया करके तीसरा क्या बना देता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सब रासायनिक गुण में अंतर में आता है। ये किसको किसको शो करता है भाई, ये रंग को शो करता है, गलनांक को शो करता है, क्वथनांक को शो करता है ना। ये सब जो है ऊपर ऊपर जो चीज़ होता है ना, वास्तविक चीज़, उसको शो करता है। घनत्व को क्या करता है, शो करता है। तो ये ऐसा भौतिक अवस्था को शो करता है, भौतिक अवस्था। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चीज़ों का हम लोग गणना या अध्ययन भौतिक गुण के अंतर्गत करते हैं। तो भौतिक गुण में क्या क्या पढ़ते हैं, तो बहुत सारा चीज़ पढ़ते हैं। जैसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भौतिक अवस्था देखेंगे कि हमारे 16वें समूह के तत्वों की भौतिक अवस्था क्या क्या होता है। दूसरा उसका हम लोग क्या देखेंगे, परमाणुकता देखेंगे, क्या क्या उसका परमाणुकता होता है ये देखेंगे, है ना। उसका गलनांक क्वथनांक कितना है, हम लोग इसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये कितना हो जाता है हमारा गलनांक क्वथनांक, गलनांक एवं क्या देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे, क्वथनांक देखेंगे। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, यहाँ पर आयनन ऊर्जा देखेंगे, आयनन ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार आपका क्या देखेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, विद्युत ऋणता देखेंगे। तो ऐसा कुछ कुछ टॉपिक है जो कि हम लोग क्या करते जाएंगे, देखते जाएंगे। जो इससे पहले वाला जो वर्ग था उसमें भी हम लोग यही चीज़ चर्चा किए थे, भौतिक, परमाणुकता, गलनांक, क्वथनांक, ये सब चीज़ हम लोग क्या करते जाएंगे, 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला कौन सा अवस्था दिया है हमारा भाई, भौतिक अवस्था दिया है, और साथ में क्या दिया है, परमाणुकता दिया है। थ्योरी आप लिखते चलेंगे भाई, इसमें हम थ्योरी नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक अवस्था है ना, और साथ में क्या देखना है, परमाणुकता। परमाणुकता मतलब कौन सा तत्व कितने परमाणु से मिलकर बना होता है, वही परमाणुकता होता है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था की बात करें तो यहाँ पर हम लोग सबको ले लेते हैं। पहले तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलुरियम एंड किसको ले लेते हैं, पोलेनियम। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसकी बात करें तो ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है। कैसा होता है भाई, द्विपरमाणुक, द्विपरमाणुक, है ना। द्विपरमाणुक मतलब O2 के फॉर्म में क्या होता है, प्रकृति में पाया जाता है। और ये किस रूप में होता है, हमारा गैस रूप में आपको दिखता है। किस रूप में दिखता है भाई, हमारा गैस रूप में आपको दिखाई देता है। तो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, द्विपरमाणु क्या होता है, आपका गैस होता है। द्विपरमाणु क्या होता है भाई, गैस होता है। ये O2 के फॉर्म में प्रकृति में मिलता है। और इसमें हम लोग देखें तो पी पाई बन पाया जाता है। किसमें, ऑक्सीजन में क्या होता है हमारा पी पाई, है ना। पी पाई आपका क्या होता है, बनता है, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई, हमारा ऑक्सीजन में पी पाई क्या होता है, आपको बन देखने को मिलता है। और इसमें ऑक्सीजन जो अणु होता है इसमें दुर्बल वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है। तो इसमें परमाणु दुर्बल वान डेर वाल्स बंध से बंधा होता है। दुर्बल वान डेर वाल्स बंध से क्या होता है, हमारा बंधा होता है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जो ऑक्सीजन होता है ये 16वें समूह का पहला तत्व है हमारा। 16वें समूह का कौन सा तत्व है भाई, हमारा पहला तत्व है। और इसमें जो ऑक्सीजन होता है कैसा होता है, द्विपरमाणुक होता है। मतलब आपको वायुमंडल में कैसा मिलेगा, इस रूप में नहीं मिलेगा, बल्कि किस रूप में मिलेगा, O2 के रूप में मिलता है। तो द्विपरमाणुक होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसमें पी पाई बन देखने को मिलता है। और इनमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है
और इन दोनों ऑक्सीजन परमाणु के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स संबंध क्या होता है आपका पाया जाता है। अब यहाँ पर पी पाई बंध की कहानी क्या है भाई, तो पी पाई बंध की कहानी ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पाया जाता है, और जहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है वहाँ पर क्या होता है एक सिग्मा बंध और एक क्या होता है हमारा पाई बंध होता है। और ये जो पाई बंध होता है वो दो पी कक्षक के अतिव्यापन से बनता है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं पी पाई बंध इसमें आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p कितना होता है हमारा 4 होता है। इसी प्रकार 1s2 2s2 और 2p कितना होता है आपका 4 होता है। तो लास्ट अगर हम देखें तो इसमें आपका 4 है 2p में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। सेम अगर हम इसमें बात करें लास्ट वाला का तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं 2px, इसको बोलते हैं 2py और इसको बोलते हैं 2pz। इसी प्रकार 2p क्या होता है हमारा x हो गया, 2p क्या हो गया y हो गया और 2p क्या होता है हमारा z होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है एक तो पूरा क्या हुआ है इसमें भरा हुआ है, बट यहाँ पर 2py और 2pz खाली है। इसी प्रकार 2py और 2pz खाली है। तो इसमें क्या होता है हमारा इसमें का जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अधिव्यापन कर लेता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अधिव्यापन करता है। तो जब मान लो हम लोग क्या करते हैं 2pz जब अधिव्यापन करता है तो वहाँ पर बंध कैसा हो जाता है सिग्मा बंध हो जाता है, और इसका 2p मतलब p कक्षक py और इसका py आपस में क्या करता है बंध बनाता है, और बंध में क्या होता है पाई बंध पार्श्ववर्ती अधिव्यापन होता है और पाई बंध का क्या करता है निर्माण करता है। इस प्रकार ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन के पास टोटल 4 कक्षक होता है भाई। 4 कक्षक में से 2 के साथ तो क्या करता है वो एक के साथ लोन प्यारा इलेक्ट्रॉन रहता है, एक के साथ बंध बन जाता है, और ऑक्सीजन के बीच फिर ये डबल बॉन्ड में आपका एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध बनता है। और ये पाई बंध इसके py कक्षक और इसके py कक्षक के बीच अगर क्या होता है बनता है तो इसमें क्या होता है 2 p कक्षक के बीच बन रहा है भाई हमारा ये p और ये p, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी पाई बंध कहते हैं। बाकी अगर हम इन सब की बात करें कहाँ से लेकर का हमारा ये सब में अगर देखें तो ये क्या होता है हमारा 8 परमाणु होते हैं। क्या होते हैं भाई ये 8 परमाणु ठोस होते हैं। 8 परमाणु क्या होते हैं ठोस होते हैं। 8 परमाणु होते हैं ठोस होते हैं, और इसमें पी पाई बंध नहीं बनता है, और इसमें पी पाई बंध नहीं बनता है, नहीं बनता है मतलब इसमें पी पाई बंध देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है जितने भी हमारे सल्फ़र होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ सिंगल बंध से क्या होते हैं आपके बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से एक डब्लू जैसे संरचना को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया सल्फ़र, 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 ये हो गया सल्फ़र और ये हो गया सल्फ़र और ये हो गया आपका सल्फ़र। टोटल 8 परमाणु होते हैं और सब में सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब इसमें पाई बंध नहीं पाया जाता है। यही वजह है कि इसमें पी पाई बंध नहीं बनता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक अवस्था जो होता है 16वें समूह का वो क्या किया जा सकता है आपका दर्शाया जा सकता है। तो जनरली आपको देखने को आपको सल्फ़र ही मिलता है, बाकी सेलूरियम और टेलूरियम भी इसी अवस्था में आपका क्या होता है पाया जाता है। लेकिन आपके बुक में ज़्यादातर जानकारी किसके बारे में मिलता है हमारा सल्फ़र के बारे में क्या होता है जानकारी मिलता है। तो इस तरीक़ा से भौतिक अवस्था को क्या किया जा सकता है समझाया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं गुण के पास चलते हैं। उसके बाद हम आज देखते हैं वो है धात्विक गुण। और धात्विक गुण की बात करें तो फिर से हम वहीं पर चलते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलूरियम एंड क्या होता है हमारा पोलेनियम। तो इनमें हम देखेंगे तो ये दोनों कैसा होता है हमारा अधातुक होता है। ये क्या होता है हमारा अधातु होता है। दूसरा वाला क्या होता है आपका दुर्बल अधातु होता है हमारा, दुर्बल अधातु होता है। ये दोनों क्या होता है हमारा दुर्बल अधातु गुण को क्या करता है प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम क्या करें पोलेनियम की बात करें तो ये धातु गुण को क्या करता है दर्शाता है। तो इस तरीक़ा से 16वें समूह के जो तत्व होते हैं वो जनरली अधातु होते हैं, है ना। और लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से हम जैसे जैसे क्या करते हैं नीचे आते जाते हैं, परमाणु आकार क्या होते जाता है आपका बढ़ते जाता है भाई। परमाणु आकार क्या होता है आपका बढ़ता है। ऊपर से हम क्या करते हैं नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार जैसे जैसे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के जो बीच की दूरी होता है ये नाभिकीय आवेश क्या होता है आपका कम हो जाता है।
नाभिकीय आवेश क्या होता है हमारा, कम हो जाता है, और कम होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये डोनेट कर देता है। और जो तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसकी प्रकृति कैसा होता है हमारा, धातु प्रकृति को शो करता है। तो जब भी हम 16वें समूह के अंतर्गत ऊपर से क्या करते हैं, जब हम नीचे आते जाते हैं, वैसा वैसा इसका परमाणु आकार क्या होता जाता है आपका, बढ़ता जाता है। और परमाणु आकार बढ़ने की वजह से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ता है, जिससे नाभिकीय आवेश क्या होता है, कम होता है, और फिर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो धातु गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ऊपर वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, इसलिए ये अधातु होता है, ये भी अधातु होता है, लेकिन ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है परमाणु आकार की वजह से, इसलिए धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। अर्थात ऊपर से नीचे आने पर, 16वें समूह में ऊपर से क्या करने पर भाई, नीचे आने पर धात्विक गुण क्या करते जाता है आपका, परमाणु आकार बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़ा से धात्विक गुण को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, वो होता है सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या होता है, सहसंयोजक त्रिज्या मतलब क्या होता है, जो भी परमाणु की जो त्रिज्या होता है वो सहसंयोजक त्रिज्या होता है। और ये जो सहसंयोजक त्रिज्या की अगर हम बात करें तो ये जो सहसंयोजक त्रिज्या है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते जाते हैं, हम नीचे आते जाते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोरियम, टेलुरियम एंड क्या होता है आपका, पोलोनियम। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे आते जाते हैं, आपको पता है आकार क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ते जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे आने पर सहसंयोजक त्रिज्या का भी मान क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो सहसंयोजक त्रिज्या क्या हो रहा है आपका, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। घनत्व की बात करें तो परमाणु भार बढ़ने के साथ घनत्व क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। तो लिख सकते हैं परमाणु भार बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ, है ना जी, घनत्व क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, घनत्व बढ़ते जाता है, बढ़ते जाते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऊपर से हम क्या करते हैं, जब नीचे आते हैं, ठीक है, तो ऊपर से हम क्या करेंगे, नीचे, तो ये हो गया उससे टेलीफोन, उससे क्या हो गया हमारा, टेलीफोन। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका 16 होता है, इधर ऐसे ही परमाणु क्रमांक क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। इसका मतलब ये है कि हम ऊपर से क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, तो उस स्थिति में हमारा देखो क्रमांक बढ़ रहा है, और क्रमांक बढ़ते हैं तो परमाणु भार भी क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। जैसे 16 दूनी कितना होता है इसका, 32 कर दिया जाए, 8 दूनी 16, तो आप देख रहे हैं 16 से कितना हो गया, 32 हो गया। तो ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो आपका जो परमाणु भार है ये क्या होता जाता है आपका, बढ़ता जाता है। और परमाणु भार बढ़ने से आपका घनत्व भी क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर घनत्व क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, क्योंकि हमारा परमाणु भार बढ़ता है। तो बस इसमें इतना ही। आगे हम लोग करते हैं नेक्स्ट गलनांक क्वथनांक, ठीक है। वैसे हम गलनांक क्वथनांक की बात करें तो जो गलनांक क्वथनांक होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो गलनांक क्वथनांक क्या होता है भाई, गलनांक मतलब होता है किसी चीज़ का पिघलना, जो ठोस होगा वो पिघलेगा, वो आपका गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक मतलब होता है किसी चीज़ का उबलना, जो लिक्विड फॉर्म में होगा वो क्या करेगा आपका, उबलेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, उबलना। तो एक होता है हमारा उबलना, एक होता है पिघलना। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, समूह में ऊपर से क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे अगर हम गलनांक क्वथनांक की बात करें तो वो आपका क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, बोल सकते हैं। वैसे 16वें समूह के तत्वों की बात करें तो 16वें समूह के तत्व का, 16वें समूह के तत्व का, है ना, गलनांक क्वथनांक कम होता है भाई। गलनांक क्वथनांक आपका क्या होता है आपका, कम होता है। ऐसा हमारा क्या होता है, कम होता है। लेकिन हम जैसे जैसे क्या करते हैं, ऊपर से क्या करते जाते हैं, नीचे आते जाते हैं, क्योंकि धात्विक गुण क्या होता जाता है आपका, बढ़ते जाता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर गलनांक क्वथनांक क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। गलनांक क्वथनांक क्या होते जाता है भाई आपका, बढ़ते जाता है।
तो ऊपर से हम क्या करते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलूरियम, टेलूरियम और पोलेनियम। तो पोलेनियम क्या करता है, धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है, और जाहिर सी बात है धातु का जो गुण होता है वो आपका क्या होता है, या गलनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है। यही वजह है कि 16वें समूह के तत्व जो होते हैं उनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस तरीक़े से गलनांक क्वथनांक को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, श्रृंखलन। किसकी ओर चलते हैं, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब क्या होता है भाई, जब एक ही तत्व के बहुत सारे परमाणु, है ना, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं और ऐसा ही बहुत सारा ऑक्सीजन जब क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है, या हम क्या लेते हैं, सल्फ़र लेते हैं और सल्फ़र के बहुत सारे जब क्या हो जाते हैं, परमाणु आपस में जुड़ करके ऐसा लंबी श्रृंखला बनाने का क्या रखता है, गुण रखता है, वही आपका क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। मतलब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु जब एक लंबी श्रृंखला में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो वो उनका ये गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है, श्रृंखलन कहते हैं। और 16वें समूह के जो तत्व होता है उनमें श्रृंखलन का गुण क्या होता है, देखने को मिलता है। मतलब एक सल्फर अपने जैसे दूसरे सल्फर के साथ मिल करके इस प्रकार से लंबी श्रृंखला का क्या कर सकता है, निर्माण कर सकता है। तो उसका यह गुण क्या कहलाता है, हमारा श्रृंखलन कहलाता है। ऑक्सीजन भी आपस में मिल करके क्या कर सकता है, इस प्रकार से लंबी श्रृंखला बना सकता है, तो उनका ये गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है, श्रृंखलन कहते हैं। जैसे हम लोग जो है ऑक्सीजन की बात करें तो H2O2 में आपको श्रृंखलन देखने को मिल सकता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा इस प्रकार से जुड़ करके क्या करता है, आपको एक लंबी श्रृंखला बनाता है। तो ये गुण इनमें देखने को मिलता है, हमारा 16वें समूह के तत्वों में क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम बता सकते हैं। मान लो क्वेश्चन पूछ देता है कि श्रृंखलन क्या होता है, तो बोल सकते हैं जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु जब आपस में क्या हो जाते हैं, लंबी श्रृंखला में जुड़ जाते हैं, तो उनका ये गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है। या तो अपने क्लास में कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारा बच्चे हैं, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर भी पूरा बॉयज़ हैं बोल सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉयज़ हैं, ऐसा करके स्माइल कर रहा है वो, समझो, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बॉयज़ हैं। तो सब बॉयज़ हैं, मतलब हमारा गुण जो है एक जैसा है। तो सब बहुत सारा बॉयज़ अगर क्या करते हैं, हाथ को इस प्रकार से मिला के लंबी श्रृंखला में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनका यह गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है। तो ये हो गया आपका श्रृंखलन। और 16वें समूह के तत्वों में श्रृंखलन का गुण आपको देखने को क्या होता है, आपका मिलता है। ठीक, आगे है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा क्या होता है भाई, आयनन ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है और इस परमाणु के अंतिम में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो अंतिम कक्षक का ही बात करते हैं ना, क्योंकि बीच वाला से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अंतिम कक्षक की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे पहले वाला कक्षक की बात नहीं कर रहे हैं ना भाई, हम अंतिम कक्षक की बात कर रहे हैं। तो अंतिम कक्षक में अगर हम देखें तो अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षक में जो क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, वही उसका क्या कहलाता है, आपका आयनन ऊर्जा कहलाता है। तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की क्या होता है, आवश्यकता होता है, वो उनका क्या कहलाता है, आपका आयनन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, आयनन ऊर्जा कहते हैं। और समूह 16 के जो तत्व होता है ना, समूह जो क्या होता है भाई, 16 होता है। समूह के 16 के तत्व में कौन कौन सा है, हमारा ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलूरियम है, टेलूरियम है, और क्या है हमारा पोलेनियम है। तो इनका आयनन ऊर्जा की बात करें, है ना, 16वें समूह के जो तत्व हैं इनकी आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा की अगर हम बात करें, और 15वें समूह का न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, तो इसकी अगर हम बात करें तो 15वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा नियमता क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और 16वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा नियमता क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाएं से जाएं जाने पर आकार क्या होता है, आपका छोटा होता जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, 15वें समूह के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा होता है ये ज़्यादा होता है। 15वें समूह के तत्व जो होते हैं ना, 15वें समूह के जो तत्व होता है इनका जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा है, ये आयनन ऊर्जा क्या होता है, ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? 16वें समूह के अपेक्षा। वजह ये होता है कि 15वें समूह के जो तत्व होते हैं उनके अंतिम कक्षक में आपका क्या होता है, अर्धपूरित क्या होता है, हमारा पी कक्षक क्या होता है, पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा अर्धपूरित पी कक्षक पाया जाता है। और अर्धपूरित जो पी कक्षक होता है वो आपका जो है आंशिक भरा हुआ, आंशिक भरा हुआ मतलब ये चार्ट है, मतलब इसको आंशिक भरा बोलते हैं। इनके अपेक्षा ये कौन सा है, हमारा आंशिक भरा, आंशिक भरा कक्षक।
तो यहाँ पर जो 15वें समूह के जो तत्व होता है, 15वें समूह के तत्वों के अंतिम कक्षक में P क्या होता है, अर्धपूरित होता है, जबकि 16वें समूह के जो तत्व होते हैं इनके अंतिम कक्षक में हमारा आंशिक पूरित होता है। तो जो अर्धपूरित होता है उनका स्थायित्वता क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है। यही वजह है कि 15वें समूह के जो तत्व होता है उनका आयनन ऊर्जा क्या होता है आपका, ज़्यादा होता है, और 16वें समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा क्या होता है आपका, कम होता है, क्योंकि में आंशिक भरा हुआ है, आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 15वें समूह के तत्वों की आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है, 16वें समूह के तत्वों के आयनन ऊर्जा क्या होता है, कम होता है, क्योंकि 15वें समूह के तत्वों के जो अंतिम कक्षक होता है उसमें अर्धपूरित कक्षक पाया जाता है, अर्धपूरित P कक्षक पाया जाता है, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उनकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होता है। और अगर हम 16वें समूह के तत्वों की बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर, समूह में ऊपर से नीचे आने पर मतलब ऑक्सीजन से किधर की ओर बढ़ने पर, पोलेनियम की ओर बढ़ने पर आपका आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे कम होते जाते हैं भाई। आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाते हैं आपका, कम होते जाते हैं। आयनन ऊर्जा का मान क्या होते जाते हैं भाई, का ऊर्जा का मान कम होते जाते हैं। कम होते जाते हैं क्यों होते जाते हैं पूछेगा। मान लो 16वें समूह के तत्वों में आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आयनन ऊर्जा क्या हो रहा है हमारा, कम हो रहा है। ऐसा क्यों बोलेगा, तो आप बताना कि समूह में हम क्या करते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में क्या करते हैं भाई हम लोग, ऊपर से नीचे आते हैं तो वैसे वैसे आकार क्या होता जाता है आपका, बढ़ते जाता है। और आकार क्या होगा, बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी भी बढ़ेगा, और बीच की दूरी बढ़ेगा तो उसके मध्य का आकर्षण बल भी क्या होगा आपका, धीरे धीरे कम होगा, और आकर्षण बल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाएगा वहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो यही वजह है कि 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उस 16वें समूह के तत्वों में अगर ऊपर से क्या करें, नीचे आएँ तो आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है। इसका कारण ये है कि ऊपर से नीचे आने पर है ना, आकार क्या होता है, बढ़ता है, जिससे नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच के जो आकर्षण बल है, नाभिकीय आवेश है, वो कम हो जाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। यही वजह है कि 16वें समूह के जो तत्व होते हैं उनका आयनन ऊर्जा ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। एक दिया है हमारा ऋण विद्युता। ऋण विद्युता मतलब क्या होता है भाई, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना, है ना। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को बोलते हैं विद्युत ऋणता, है ना। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को क्या कहते हैं भाई हम लोग, विद्युत ऋणता कहते हैं, या ऋण विद्युता कहते हैं। ऋण विद्युता कहते हैं। साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब मान लो हमारा कोई सहसंयोजी यौगिक है HCl, मान लो हम लोग HCl की ही बात करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारा जैसे HCl दिया है और इनके मध्य एकाक इलेक्ट्रॉन का साझा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया HCl, और HCl में क्या होता है, एकाक इलेक्ट्रॉन का साझा करके इस प्रकार से बंध बनाते हैं। ये विषम परमाणुक होते हैं, हाइड्रोजन अलग और हमारा क्लोरीन अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो साझा एकाक इलेक्ट्रॉन किया है लोग, अगर इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये आंशिक रूप से ये क्लोरीन खींच लेता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो इनका यही गुण क्या कहलाता है आपका, ऋण विद्युता कहलाता है। और 16वें समूह के जो तत्व होते हैं, इस 16वें समूह के तत्वों की जो ऋण विद्युता का मान होता है वो ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है आपका, कम होता है, या ऋण विद्युता का मान कम होता है। दोनों का मतलब यही होता है ना, विद्युत ऋणता कम होता है। तो आप लिख सकते हैं, समूह में हम जब क्या करते हैं, ऊपर से 16वें समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब ऑक्सीजन से कहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग, जैसे जैसे सल्फर से सिलोरियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलेनियम के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे इसका विद्युत ऋणता क्या होते जाता है आपका, कम होते जाता है। वजह ये होता है कि ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है आपका, बढ़ता है। फिर वही कहानी, ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, कम हो जाएगा, और नाभिकीय आवेश कम हो जाएगा मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय वो इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा पसंद करेगा। और विद्युत ऋणता का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा।
यही वजह है कि ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणता आपका क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है भाई। तो कहानी लगभग वहीं पर घूम रहा है। आगे हम बात करें इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब भी होता है किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, किसी परमाणु द्वारा, है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है ना, यही आपका क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। ये सब 11th क्लास का है भाई, ठीक है, ये 12th क्लास का नहीं है, 11th क्लास में आपको अच्छा से बताए होंगे। तो किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। बट ये कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना, तो उसका कोई नहीं है, 1 2 3 4 जो भी कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो सेम विद्युत ऋणता जैसा है, हमारा सेम विद्युत ऋणता जैसा है भाई, है ना। मतलब ऊपर से नीचे आने पर आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते जाएगा, आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो इस तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन बंधुता हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। वही रीज़न है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता बढ़ेगा, ठीक है, न कि लेने की क्षमता। इस वजह से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या होते जाता है, आपका कम होते जाता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक है हमारा अपरूपता, एक हमारा क्या है भाई, अपरूपता। अपरूपता क्या होता है हमारा, तो अपरूपता का मतलब होता है अगर कोई तत्व प्रकृति में क्या होता है, एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपरूपता। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, ये प्रकृति में 2 रूप में पाया जाता है, एक होता है O2 के रूप में और एक होता है O3 के रूप में। O2 को क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीजन बोलते हैं, O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, और O3 को क्या बोलते हैं हम लोग, ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। तो इस तरीक़ा से अगर कोई तत्व प्रकृति में एक से अधिक रूप में होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, अपरूप कहलाता है। और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, अपरूपता कहते हैं। परिभाषा अगर क्वेश्चन करता है तो आप लिख देना कि कोई तत्व यदि प्रकृति में एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं, और इस गुण को अपरूपता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन जो होता है, वैसे तो ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है हमारा, O होता है, बट ये प्रकृति में O2 के रूप में पाया जाता है और O3 के रूप में पाया जाता है। O2 के रूप में होता है तो उसको ऑक्सीजन कहते हैं, और O3 के रूप में होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओजोन कहते हैं। तो ये दोनों क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन का 2 अपरूप हो गया, एक O2 एंड O3। O2 और O3 क्या है, अपरूप है, और इनका ये गुण क्या कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम सल्फ़र की बात करें तो जो सल्फ़र होता है, सल्फ़र के भी क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। इसके 2 अपरूप होते हैं, एक होता है क्रिस्टली और एक होता है हमारा अक्रिस्टली। ये हम पढ़ेंगे ना, एक क्रिस्टली अपरूप होता है और एक क्या होता है हमारा अक्रिस्टली अपरूप होता है, ठीक है। तो 2 प्रकार का अपरूप होता है भाई, क्रिस्टली और अक्रिस्टली। अब क्रिस्टली में हम क्या करते हैं, एक पढ़ते हैं अल्फ़ा सल्फ़र, हम इसकी पढ़ाई करते हैं, है ना, विषम लंबाक्ष समलंबाक्ष। एक होता है हमारा बीटा सल्फ़र, तो ये हमारे इसके क्या हो गए, अपरूप हो गया। प्लास्टिक, इसमें हम देखेंगे अक्रिस्टली में, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिक सल्फ़र। ये क्या पढ़ते हैं हम लोग, प्लास्टिक सल्फ़र, जिसे हम गामा सल्फ़र बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। एक कोलाइडी सल्फ़र हम पढ़ते हैं, कोलाइडी सल्फ़र, ये इसका प्रूफ हो गया। एक हम लोग पढ़ते हैं दुधिया सल्फ़र, ये हमारा एक हो गया। तो इस तरीक़ा से हाँ, सल्फ़र भी प्रकृति में कई रूप में क्या होता है आपको देखने को मिलता है, क्रिस्टली अक्रिस्टली में 3 प्लास्टिक, कोलाइडी, दुधिया, इसमें अल्फ़ा बीटा। तो इस तरीक़ा से एक सल्फ़र प्रकृति में कई रूप में जब पाया जाए तो वही उसका अपरूपता कहलाता है। तो इस तरीक़ा से अपरूपता को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और एक लास्ट हम लोग देखते हैं, इसमें 11वां नंबर है भौतिक गुण में। उसके बाद आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त कर देंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। बहुबंध निर्माण मतलब क्या होता है, जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जब एक बंध से अधिक बंध से जब बंधा हो, एक बंध के अलावा एक से अधिक बंध से बंधा हो, तो यही आपका क्या कहलाता है, बहुबंध कहलाता है। जैसे कार्बन के बीच अगर डबल बांध है तो ये बहुबंध होगा, कार्बन के बीच जैसे हमारा ट्रिपल बांध है तो ये बहुबंध होगा। सिंगल बांध वाला को हम लोग बहुबंध नहीं कहते हैं, इसको याद रखेंगे। बहुबंध कौन है हमारा, डबल बांध और ट्रिपल बांध वाले को। तो हमारे जो 16वें समूह के तत्व होते हैं, 16वें समूह के जो तत्व होते हैं, 16वें समूह के तत्व में बहुबंध बनाने के गुण होता है ना। बहुबंध बनाने का क्या होता है भाई, गुण होता है, बनाने का
गुण होता है। बहुबंध बनाता है मतलब एक से अधिक बंध बनाता है। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड में देखेंगे तो कार्बन जो होता है वो सल्फ़र के साथ क्या बनाता है, इस प्रकार से डबल बंध बनाता है, तो ये आपका बहुबंध हो गया। उसी प्रकार आप जो है क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, हमारा जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, हमारा डबल बॉन्ड। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसमें बहुबंध बना सकते हैं। और ये गुण हमारे 16वें समूह के तत्वों में क्या होता है, पाया जाता है। तो इतना में हमारा भौतिक गुण क्या होता है, आपका समाप्त होता है भाई। और आगे वाला जो क्लास है उसमें हम लोग रासायनिक गुण देखने वाले हैं। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो यहीं पर हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला क्लास में हम 16वें समूह के तत्वों के रासायनिक गुण बनाने की विधि वगैरह वगैरह क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।